Hello students, welcome to my channel Economics by Kamlesh sir. स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है। इस पर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो करीब बना भी चुका हूँ और ये आज आपका फाइनल वीडियो होगा। तो इससे पहले कि मैं आपके चैप्टर के टॉपिक्स को शुरू करूँ, उससे पहले आप मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कोई भी चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स के से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उसे और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको बेटर वीडियो बना सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा, आपका ये जो चैप्टर डेवलपमेंट है, इसमें बहुत डिस्कशन भी हुआ था, अच्छी तरह स्पेलिंग भी मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पिछले वाले सभी वीडियो को एक बार फिर से रनिंग रूप से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर पर बना रहे। तो हम लोग देखे थे कि डेवलपमेंट के लिए या प्रोग्रेस के लिए जो विचार हम लोगों को के साथ हमेशा रहा है, जो इच्छा आकांक्षा हम लोगों को विकास के लिए होती है, वो कैसा रहा है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि यह बहुत इजी टास्क नहीं है डेवलपमेंट, जैसा कि हम लोग समझते हैं वैसा नहीं, उससे बल्कि कुछ डीफर है। यानी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। यानी अर्निंग करना ही डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि इसके अदर क्राइटेरिया भी बहुत इसेंशियल होते हैं। तो इसमें हम लोग देखे थे पहले टॉपिक्स में कि भिन्न भिन्न जो व्यक्ति हैं उनके भिन्न भिन्न गोल्स हैं, एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो भी एस्पिरेशन डिज़ायर होती है अपने डेवलपमेंट के प्रति, या किसी देश का जो डेवलपमेंट का जो डिज़ायर होता है या गोल्स होता है या एस्पिरेशन होता है, उसके प्रति कैसे समर्पित रहता है उद्देश्य, यानी उसके प्रति वो कैसा लगा रहता है कि वो उसी के थ्रू वो डेवलपमेंट करना चाहता है। चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे इंडिविजुअल कंट्री हो, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या गोल्स होते हैं, इसको हमने देखे थे। इसके बीच में क्या कन्फ्लिक्टिंग थी, उसको भी देखे थे कि दो पर्सन के बीच में जो गोल्स होता है डेवलपमेंट का, वह एक दूसरे के बीच कन्फ्लिक्टिंग भी क्रिएट करता है, ये भी देखे थे। उसके बाद हम लोग इनकम और अदर गोल्स भी देखे थे कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं कि केवल इनकम हो जाने से ही हम लोग डेवलपमेंट हो जाते हैं, यानी हम लोग डेवलप्ड हो जाते हैं। ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि इनकम के साथ साथ जो अदर क्राइटेरिया है, नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब भी हम लोग अच्छी तरह से डिस्कशन किए थे। इसके बावजूद अब हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को भी देखे थे कि नेशनल डेवलपमेंट में ये होता है कि केवल इनकम होने से ही किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। इनकम तो केवल खरीदने की क्षमता दिखाता है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी दिखाता है, क्रय शक्ति क्षमता कितनी अधिक है किस कंट्री की। लेकिन उसके होने से ही ये कह लिया जाए कि वो कंट्री डेवलप्ड हो गई या व्यक्ति वहाँ के डेवलपमेंट हो रहे हैं या डेवलप्ड हो चुके हैं, ये गलत होगा। इसलिए जो भी किसी देश के कंपेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम होता है, जो कि एवरेज इनकम है, वो ही सफिशिएंट नहीं होता है किसी डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसके साथ साथ हमें अदर क्राइटेरिया भी है, जो आज डिस्कशन होगा कि इनकम के अलावा क्या अदर क्राइटेरिया है जो बहुत इसेंशियल है, बिना उसके डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनकम जो होता है वो क्या है, आवश्यक शर्त है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन तभी बनेगा डेवलपमेंट के लिए, तभी सफिशिएंट होगा, तभी जो है कंप्लीट होगा, जबकि अदर क्राइटेरिया इससे जुड़ जाए। तो इनकम एक आवश्यक शर्त है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पर्याप्त शर्त डेवलपमेंट की तभी कही जा सकती है जबकि इसके साथ साथ अदर क्राइटेरिया जैसे रिस्पेक्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया, बिना इसके कंबाइन हुए या इंडिविजुअल ये सब है, बिना इसको साथ साथ लिए अगर कहें कि डेवलपमेंट हो रहा है तो
ये गलत होगा। तो इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट, एजुकेशन, इक्वल ट्रीटमेंट मीन्स हेल्थ सेंटर, और डिस्क्रिमिनेशन ना होना, और सिक्योरिटी होना समाज में और बॉर्डर पर, ऐसा सब होना ही डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं। तो हम लोग कई एग्जाम्पल भी देखे थे कि जो आइवरी कोस्ट है, अबिजन सिटी कही जाती है अफ्रीका में, वहाँ कैसे जो वास्टेज थे वो कैसे डंप कराए जा रहे थे, वहाँ से कैसे क्या उससे बैड इम्पैक्ट हो रहा था कि डेवलपमेंट वहाँ के लोगों का रुक जा रहा था, कैसे बीमारी यहाँ से वो लोग, वहाँ के गरीब लोग थे वो ग्रसित होते जा रहे थे। ये लोग भी हम देख रहे थे कि एक डेवलपमेंट से दूसरे के डेवलपमेंट में कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिएट कर रहा था। तो हम लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच कैसे डेवलपमेंट का हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए पर कैपिटा इनकम जो एवरेज इनकम है वो तो एक प्रकार से आवश्यक शर्त बनता है, लेकिन पर्याप्त शर्त तभी हो सकता है जब वहाँ की डिस्पेरिटी को इरेज कर दें। तो पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री के लिए परचेजिंग ऑफ पेरिटी, क्रय शक्ति क्षमता को मापता है, यानी वहाँ के लोग कितने खरीदने में, वस्तुओं सेवाओं को खरीदने में कितने अधिक इंटेंसिव हैं, यानी कितना अधिक वो गुड्स एंड सर्विस परचेज कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम से, यानी मटेरियल थिंग्स को कितना वो कंज्यूम कर सकते हैं अपने एवरेज इनकम के द्वारा, अपने पर कैपिटा इनकम के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद ये इनके बीच में जो एवरेज इनकम हम लोग निकालते हैं सभी व्यक्तियों का किसी देश का, उनके बीच में डिस्पेरिटी को छिपा लेती है, यानी असमानताएं जो होती हैं, किसी का अधिक इनकम किसी का कम इनकम के बीच के गैप को वो छिपा लेती हैं। इसलिए एवरेज इनकम ही सफिशिएंट क्राइटेरिया डेवलपमेंट के लिए नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, सही ढंग से जो वितरण होना चाहिए कि सभी का इनकम समान हो जाए, तभी डेवलपमेंट कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो भी अदर क्राइटेरिया हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स है, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज इनकम कंपैरिजन, किसी देश के कंपैरिजन के लिए तो अच्छे मानक हो सकते हैं, अच्छे क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिस्पेरिटी को ये हाइड कर लेता है, यानी छिपा लेती है। इसलिए एवरेज इनकम डेवलपमेंट के लिए कह लें कि किसी देश में सभी व्यक्तियों का विकास हो सकता है, अगर उन सबकी समान आय हो जाए, तो भी डेवलपमेंट प्रत्येक व्यक्ति का नहीं हो सकता, क्योंकि एवरेज इनकम केवल देश या राज्य की खरीदने की क्षमता, वस्तु सेवाओं की खरीदने की, उपभोग करने की क्षमता को दिखाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एजुकेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, हेल्थ सेंटर, एजुकेशन, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है, तभी किसी व्यक्ति का या देश का विकास कहा जा सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर तो एवरेज इनकम किसी देश या राज्य के लिए गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने के लिए परचेजेबल या परचेजिंग या पेरिटी को दिखाता है, कितना वो खरीदने की क्षमता है उस देश में। लेकिन इसके साथ साथ जितना भी देश में जितने नागरिक होंगे, ज़रूरी नहीं कि एवरेज इनकम के सबकी एक ही समान हो, यानी उनकी आय एवरेज इनकम के समान सबकी ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए उनके बीच में जो डिस्पैरिटी होती है, यानी जो एवरेज इनकम के बीच में जो गैप होता है, सभी व्यक्तियों को जो एवरेज इनकम के समकक्ष होना चाहिए, वो ना होकर के किसी का अधिक आय किसी का कम आय हो जाता है, यानी गैप देखने को मिलता है, डिस्पैरिटी देखने को मिलता है। ये हमें जो है किसी देश के या किसी व्यक्ति के विकास में बाधा बनती है। तो कई ढंग से हमें डेवलपमेंट का जो बैरियर देखने को मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन, हेल्थ सेंटर और डिस्क्रिमिनेशन जो है इरेज कर दें, गरीबी इरेज कर दें, रोज़गार के अवसर दे दें, या रिस्पेक्ट न मिले और बीमारी सुरक्षा न मिले, तो भी विकास हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदर क्राइटेरिया है, नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, तो आय के साथ साथ ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है। और एक दूसरे के अगर कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है, तो इसको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि एक के डेवलपमेंट का गोल दूसरे के गोल को अगर कन्फ्लिक्टिंग क्रिएट करता है, तो इसको भी कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो बेटा, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। तो इसमें एवरेज इनकम को लेकर के हम लोग देखे थे, जो कि केवल देश के लिए परचेजिंग ऑफ पेरिटी को दिखाता है, क्रय शक्ति क्षमता को दिखाता है, लेकिन इसके अंदर इसके साथ साथ अगर हम लोग डिस्पेरिटी को इग्नोर करते हैं,
तब ये हमें सही मानक नहीं दे पाता है। और इसके साथ साथ अगर अदर क्राइटेरिया को भी, नॉन मटेरियल थिंग्स को अवॉइड करते हैं, जैसे रिस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर हो गया, डिस्क्रिमिनेशन को देखें, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी मिलना, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत इसेंशियल हैं, इनका वाइटल रोल है। इसको अवॉइड करना होता है, जब हम लोग कर देते हैं तो बाद में इसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि इसी से ही हम लोगों की लाइफ क्वालिटी दिखती है, झलकती है। तो एवरेज इनकम, यही टॉपिक बेटा आज का शुरू भी होगा, और आपका आज हम इसको फाइनलाइजेशन करेंगे, यानी इसका समापन करेंगे, द एंड करेंगे। तो चलते हैं और आज का जहाँ से टॉपिक से स्टार्ट होना है वहाँ से शुरू करते हैं। तो एवरेज इनकम क्या है? While averages are useful for comparison, they also hide disparities। तो इसके पहले वाले टॉपिक्स में, यानी वीडियो में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एवरेज इनकम जो होता है वो पूरे देश की आय बटे कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तब प्रति व्यक्ति का एक एवरेज निकलता है कि सभी व्यक्ति का करीब इतना एवरेज, सभी व्यक्तियों को जो आय है ये एवरेज इनकम के समकक्ष होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि एवरेज इनकम के समकक्ष ही सबकी आय हो, इसलिए यह डिस्पेरिटी को इंडिकेट करता है। और यही जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो कि एक सफिशिएंट मेजरमेंट या क्राइटेरिया किसी देश के डेवलपमेंट का नहीं दर्शाता। While averages are useful for comparison, they also hide disparities। जबकि अगर देखें तो एवरेज इनकम किसी देश के लिए कंपैरिजन के लिए एक अच्छा क्राइटेरिया है, लेकिन इसके साथ साथ वो असमानता को छिपा लेती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर टू कंट्रीज़ ए एंड बी। अगर एग्जाम्पल ले लें दो कंट्रीज़ का, तो नीचे हम लोग देखते हैं क्या देते हैं टेबल 1.2 में, ट्रू कंट्रीज़ है। जैसे मान लीजिए ऊपर वाली कंट्री यूएसए है, नीचे वाली बी वाली कंट्री इंडिया है अपना, ठीक है। तो क्या देखते हैं, जो यूएसए का एवरेज होगा वो इंडिया का भी एवरेज है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है कि जो यूएसए है उसका जो इनकम है वह लमसम सभी व्यक्तियों का इक्वल है, बहुत कम ही डिफरेंस है। लेकिन इंडिया के प्रत्येक व्यक्ति का इनकम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ तो बहुत डिफर हैं। जैसे आप फिफ्थ वाला पर्सन ले लीजिए, फिफ्थ वाला पर्सन की इनकम जो है वो बहुत अधिक है 1 2 3 4 के कंपेयर में। तो ये जो गैप है व्यक्तियों का, इतना बड़ा गैप है, इसी को डिस्पेरिटी बोलते हैं, इसी को असमानताएं बोलते हैं। तो ये हम एवरेज इनकम से नहीं नाप सकते हैं कि इनकी आय जैसे 48,000 है फिफ्थ वाले पर्सन का कंट्री बी में, और 1 2 3 4 वाले कंट्री बी में जो इनकम है 500। अगर एवरेज इनकम इसका निकाला जाए तो जो फिफ्थ पर्सन है उसका एवरेज इनकम से बहुत ज़्यादा गैप है, जो डिस्पैरिटी को दिखाता है। ये सही मेजरमेंट एवरेज इनकम नहीं कर सकता। तो कंट्रीज़ विद नो रिच एंड नो पुअर, यहाँ इस साइड दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए यूएसए हो, वहाँ देखें तो जिनकी उस देश में, यूएसए में प्रत्येक व्यक्ति की आय लमसम, यानी अगर कह लें तो क्लोजेस्ट सभी की आय एक ही समान है, इक्वल है। लेकिन इंडिया के ले लें इधर अगर राइट साइड, तो वहाँ देखते हैं जो रिसोर्सेज होगा वह जो रिचेस्ट पर्सन है उसका वही सब ज़्यादा उपभोग करेगा। तो देखिए यहाँ 4 चेयर लेकर के एक रिचेस्ट पर्सन अपना आधिपत्य जता रहा है, बता रहा है कि जो ज़्यादा सबल है, खरीदने जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी अधिक है, परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी अधिक है, क्रय शक्ति क्षमता अधिक है, वो अधिक रिसोर्सेज को उपभोग कर सकता है, जैसे इंडिया में। लेकिन अमेरिका में सभी व्यक्तियों की आय, यानी पर कैपिटा इनकम अगर सबकी समान है, तो वो लोग जो भी रिसोर्सेज उस देश में होंगे वो लमसम सब इक्वल ही कंज्यूम करेंगे। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं दिखता है, क्योंकि इंडिया में वही जो है वही अधिक से अधिक रिसोर्सेज का कंज्यूम करते हैं जिनकी अधिक से अधिक इनकम होती है।
तो इनकम एक वस्तु या सेवा उपभोग करने का एक माध्यम बन सकता है, लेकिन ये पूरा डेवलपमेंट को नहीं दर्शाता। ये सिर्फ कंट्री को कंपेयर को करता है कि कौन सी कंट्री के क्रय योग्य क्षमता जो है, परचेजिंग कैपेसिटी अधिक है और किस कंट्री की परचेजिंग कैपेसिटी उसकी तुलना में कम है। तो यहाँ हम लोग देखे थे, ठीक है, टेबल 1.2 में। इसको आप एवरेज निकाल लीजिए और एवरेज से आप कंपेयर करिए कि दोनों कंट्री में एवरेज के नज़दीक सभी व्यक्तियों की आय है। अगर जिसकी एवरेज से नज़दीक जितना ही क्लोजेस्ट इनकम होगा सभी व्यक्तियों का, वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड कही जा सकती है, यानी उनकी ख़रीदने की क्षमता उतनी अधिक होगी। और जो भी कंट्री एवरेज इनकम से जितना उनकी डिस्पैरिटी होगी, गैप होगा प्रत्येक व्यक्तियों के इनकम को देखने पर, वो कंट्री उतना ही अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कही जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अदर क्राइटेरिया का भी होना अधिक ज़रूरी है, तभी डेवलपमेंट के मार्ग पर हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। तो ये लोग हम लोग यही देखे थे बेटा। इसके बाद इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरिया भी डेवलपमेंट के लिए बहुत इसेंशियल है, क्योंकि इनकम से केवल हम वस्तु सेवा को परचेज कर सकते हैं। बाकी जो अदर क्राइटेरिया होती है, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, हेल्थ सेंटर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, डिस्क्रिमिनेशन को एरेज करना, ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके हम लोग डेवलपमेंट के मार्ग की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अदर क्राइटेरिया क्या है इनकम के साथ साथ। तो इनकम के साथ साथ डेवलपमेंट के लिए और भी बहुत से कारक हैं, बहुत से फैक्टर हैं जिनके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं टेबल 1.3 में पर कैपिटा इनकम जो दिखाया गया है हरियाणा, केरला, बिहार का, उसमें स्टेट वाइज दिखाया गया है कि किस स्टेट में किनकी पर कैपिटा इनकम अधिक है, किनकी तुलना में और की तुलना में अधिक है। लेकिन और जो स्टेट्स हैं जैसे केरला हो गए और बिहार हो गया, वो उनकी पर कैपिटा इनकम कम है। तो यहाँ हरियाणा का पर कैपिटा इनकम अधिक है, बाकी केरला, बिहार का पर कैपिटा इनकम कम है। तो इसको आगे डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी लुक्ड एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड गोल्स, अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो आकांक्षाएं और लक्ष्य होते हैं विकास के, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज ए सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा। तो हम देखते हैं कि उनकी मन में आकांक्षाएं, इच्छा सिर्फ अधिक से अधिक आय कमाने की ही नहीं होती है, बल्कि उनको सुरक्षा मिलना, उनको सम्मान मिलना, समान इलाज के लिए अवसर मिलना और उनको स्वतंत्रता का हक होना, ये सब भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इन माइंड सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और ए रीजन, वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो या तो हम अपने देश के या क्षेत्र के बारे में जब एक विचार करते हैं तो एवरेज इनकम के अतिरिक्त बिसाइड्स में हमें समान कुछ इम्पॉर्टेंट गुण भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इसेंशियल होते हैं डेवलपमेंट के लिए। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट बी, क्या ये एट्रीब्यूट हो सकते हैं, क्या जो एक बहुत क्वालिटी के जो होते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो क्या हो सकते हैं। लेट्स एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जाम्पल टेबल 1.3। तो टेबल 1.3 के थ्रू हम देखते हैं कि क्या जो एट्रीब्यूट होते हैं कि एक देश दूसरे देश से हम डेवलपमेंट के लिए कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं पर कैपिटा इनकम तो है ही, डेवलपमेंट का आधार है ही, पहला प्रोसीजर है कि हमें अधिक से अधिक आय चाहिए अपना विकास और देश के विकास के लिए। लेकिन डेवलपमेंट का एक अदर क्राइटेरिया भी होना इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है। What could these attributes be? Let's examine this through an example. Table 1.3 gives the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually बिहार। तो टेबल 1.3 में जो पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला और बिहार के दिया गया है, उसमें हम देखते हैं किस स्टेट का अधिक इनकम है, किसका कम है। एक्चुअली दीज फिगर्स आर of per capita income, net state domestic product at current price 2016 to 17। तो ये 2016-17 का जो एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट का किसी राज्य का यह एक डाटा है जिसमें दिखाया गया है कि हरियाणा का इनकम केरला और बिहार की तुलना में अधिक है। लेकिन और अदर क्राइटेरिया को नीचे देखेंगे कि हरियाणा का केरला और बिहार की तुलना में कितना कम है। तो आगे बढ़ते हैं।
लेट्स इग्नोर व्हाट दिस कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्ट मीन्स। तो इसको बहुत हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक प्रकार से हमें बस एक समझ लेना है कि इनकम इसका अधिक है, लेकिन ये कह लें कि इनकम होने से ही डेवलपमेंट हो गया तो ये गलत होगा। तो आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए और क्राइटेरिया क्या बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसके आधार पर ही डेवलपमेंट कहा जा सकता है। रफली वी कैन टेक इट टू बी द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। तो एक रफली रूप में हम एक मान लेते हैं कि पहले स्टेप तो इनकम होना तो है ही, बिना इसके डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ साथ और भी क्राइटेरिया ज़रूरी हैं तभी डेवलपमेंट का कहा जाना होता है, यानी बिना उसके डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इनकम एक आवश्यक शर्त है विकास के लिए, लेकिन अदर क्राइटेरिया जब मिलता है तभी हम लोग डेवलप होते हैं। वी फाइंड दैट ऑफ द थ्री हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ देखते हैं कि हरियाणा सबसे अधिक इनकम वाला है स्टेट है, लेकिन बिहार सबसे कम है। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पर्सन इन हरियाणा अर्नड 1,80,174 is 1 year, whereas on an average a person in Bihar earned only around 34,409। देखें तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो कि केरला बिहार से कहीं बहुत अधिक है, और बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। सो इफ़ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर पर कैपिटा इनकम के थ्रू ही हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं तो ये गलत होता है। हरियाणा विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लास्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ 3। तो देखते हैं कि हरियाणा सबसे अधिक डेवलप्ड है खरीदने की क्षमता में, वस्तु सेवाओं के उपभोग करने के, बिहार उसकी तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा कम है। नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन अदर डाटा परटेनिंग टू दीज स्टेट्स गिवन ए टेबल। इसके अलावा कुछ और भी डाटा हैं जो डेवलपमेंट का आधार हैं, उसको टेबल 1.4 में देखते हैं। सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है हरियाणा, केरला, बिहार में, लिटरेसी रेट क्या है और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इसको देखते हैं। तो बेटा पहले इसको समझना होगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, क्या कहा जाता है, लिटरेसी रेट का क्या किसको बोला जाता है, और नेट अटेंडेंस रेशियो किसको कहा जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है 1000 बच्चों पर कितने बच्चे एक साल के भीतर एक्सपायर हो जाते हैं, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। यानी पर ईयर 1000 पर कितने बच्चे एक साल के भीतर डेड हो जाते हैं, यानी वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हरियाणा में, बिहार में सबसे अधिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी 1000 बच्चों पर 35 जो है बच्चे वो एक साल के भीतर बिहार में मर जाते हैं, यानी वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसका वजह क्या है, वहाँ पर हेल्थ सेंटर जो है बहुत वीकनेस है, लेकिन इसकी तुलना में केरला में देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, यानी वहाँ स्वास्थ्य का हॉस्पिटल मैनेजमेंट का अधिक से अधिक स्टेबलाइज है, यानी वहाँ पर अधिक से अधिक हॉस्पिटल स्टेबलाइज है, इसलिए वहाँ पर बच्चों का अधिक से अधिक जो है स्वास्थ्य को केयर रखा जाता है, और वहाँ के एक साल के भीतर बच्चे का जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, यानी वहाँ स्वस्थ हैं बच्चे, उनको केयर किया जाता है, वो एक साल के भीतर वो एक्सपायर नहीं होने दिया जाता है, उनको उतना ट्रीटमेंट मिल जाता है। लेकिन लिटरेसी रेट देखें तो भी केरला का सबसे अधिक है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का बेटर है, लिटरेसी रेट भी बेटर है, अटेंडेंस रेशियो भी बेटर है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, अच्छा कंडीशन दिखाता है। लिटरेसी रेट जितना अधिक होता है, यानी अटेंडेंस रेशियो जितना अधिक होता है उतना ही अच्छा कंडीशन दिखाता है। तो केरला इन माने में तीनों से अच्छा कंडीशन है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन दिस टेबल। तो वही मैं बताया कि 1000 बच्चों पर जितने एक साल के भीतर बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं वो EMR या IMR रेट को दर्शाते हैं। लिटरेसी रेट क्या है, एक साल के बाद लिटरेसी रेट ये है कि 7 साल के बच्चे जब हो जाते हैं, यानी 6 साल के एबव हो जाते हैं, 7 में पहुंचते हैं, तो
कितने बच्चे उस एज के मतलब लिटरेट हुए, यानी 6 साल के अबव जितने बच्चे हैं किसी कंट्री में, उनमें से कितने लिटरेट हुए, ये दर्शाता है लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो यह है जो कि बेसिक एजुकेशन 1 to 8 क्लास के लिए जो होता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होना चाहिए, वह 40 to 15 ईयर्स के बच्चे जब हो जाते हैं यानी क्लास 8 तक, तो उतने एज के बच्चे यानी 15 साल तक बच्चे जितने भी हैं देश में, उनमें से कितने शिक्षित हैं। ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो 1000 बच्चों में 1 साल के भीतर कितने बच्चे एक्सपायर हुए, इसको दर्शाता है। लिटरेसी रेट बताता है कि 6 साल के एबव जब बच्चे हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं, तो उनमें से यानी 6 साल के ऊपर जब बच्चे हुए, 7वें में पहुँचे, तो टोटल 7 साल के बच्चे में से कितने बच्चे लिटरेट हैं, ये लिटरेसी रेट हो गया। नेट अटेंडेंस रेशियो वही है जो 15 एज के बच्चे जितने हो जाते हैं पूरे देश में, उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो आपका अटेंडेंस रेशियो है। तो ये भी आपका हो गया था। इसको मैं पहले ही भी क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ बेटा, इसको भी आप फोकस करिए। तो हम लोग इसमें क्या देखें, व्हाट डज दिस टेबल शो। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट इन द केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बॉर्न 10 died before completing 1 year of age, but in the Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala। तो देखते हैं कि केरला का कंडीशन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में यानी IMR में हरियाणा की तुलना में कहीं बहुत अच्छा कंडीशन है। वहाँ का हेल्थ सेंटर जो है वहाँ अच्छा कंडीशन है, अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन उसकी तुलना में हरियाणा में देखते हैं तो वहाँ का जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होता है यानी वहाँ स्टेबलाइजेशन जो किया गया है वो बहुत पुअर है। इसलिए जो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अधिक है और केरला में कम है। On the other hand, the per capita income of Haryana is more than that of Kerala as shown in table 1.3। तो इसकी तुलना में अगर देखें तो हरियाणा में पर कैपिटा इनकम केरला से कहीं अधिक है, लेकिन हरियाणा में जो हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में स्टेबलाइज होना चाहिए, वो बहुत कम है। इसलिए वहाँ हरियाणा की जो IMR रेट है वो अधिक है। तो किसी ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं सबके लिए डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है सब समान हो। कहीं अधिक कोई क्राइटेरिया के किसी एक फैक्टर के लिए अधिक वहाँ पर विकास हुआ है और कहीं पर कोई चीज़ कम विकास हुआ है। जैसे केरला में एजुकेशन और हेल्थ सेंटर का अधिक विकास हुआ है, लेकिन वहाँ पर रोज़गार के अवसर उतना नहीं प्रदान किया गया है, जबकि हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट लेवल अधिक है लेकिन हेल्थ सेंटर और एजुकेशन बहुत डाउन है। तो ये एक प्रकार से भी डिस्पैरिटी दिखाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें और भी एजुकेशन का भी डिस्कशन किया गया है। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू योर पेरेंट। इसके अलावा आप सोचिए कि आप अपने माता पिता के लिए कितने प्यारे होते हैं। थिंक ऑफ हाउ एवरी वन इज़ सो हैप्पी व्हेन ए चाइल्ड बॉर्न। सोचिए कि किसी घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो वहाँ के लोग कितने प्रसन्न होते हैं। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। और इसके बिसाइड्स ये भी ध्यान दीजिए कि अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और 1 साल बिना कंप्लीट हुए ही अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो कितना दुख की बात होती है। ऐसा वो लोग परिवार वाले कितना दुखी होते हैं। हाउ पेनफुल इट मस्ट टू बी दीज पेरेंट्स। कितना पेनफुल होता होगा जब उनके बच्चे बिना फर्स्ट बर्थडे मनाए ही एक्सपायर हो जाते हैं, यानी उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में वो जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डाटा परटेन। तो ये डाटा जो दिया गया है किससे संबंधित है इसको भी ध्यान देना है। इट इज़ 2017, सो वी आर नॉट टॉकिंग टू ऑफ ओल्ड टाइम, इसलिए हम ओल्ड टाइम की बात नहीं करते हैं। इट इज़ बहुत ही आपके करंट टाइम का मैं डाटा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। इट इज़
17 years after independence when our metro cities are full of high rise building and shopping malls। तो ये आपका बहुत ज़्यादा बीता हुआ समय नहीं है, बल्कि ये आपका जो डाटा है वो करीब बहुत it is 2017, so we are not talking of old times. It is 17 years after independence when our metro cities are full of high rise building and shopping malls। तो 70 साल आपका जो है अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस हुए हो गया, और अब तो मेट्रो सिटीज़ और भी बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल जो इस समय देखने को मिलते हैं, कितना परिवर्तन हुआ। द प्रॉब्लम्स डजन एंड विथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ही प्रॉब्लम क्या होता है, एंड नहीं हो जाती है, बल्कि और भी ऐसा प्रॉब्लम है जिससे कि हमें फेस करना होता है। The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond 8। तो वहाँ देखते हैं बिहार में क्या असमानताएं हैं, या वहाँ पर जो विकास के क्राइटेरिया है उस पर क्या डिफरेंट है। तो वहाँ देखते हैं कि 14 से 15 यानी क्लास 8 तक जो बच्चे को अटेंड होना चाहिए स्कूल में, वो नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, वो अधिकतर क्लास में स्कूल जाते ही नहीं हैं, यानी स्कूल को वो मिस करते हैं 1 to क्लास 8 तक। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। तो उनमें से जो क्लास बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है क्लास 1 to 8 को जो कि उनको जाना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि वो अटेंड भी करते हों, जो कि बहुत इसेंशियल है, उनको अटेंड करना चाहिए, लेकिन वहाँ तक भी वो मिस कर जाते हैं। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, अगर आपके साथ हो तो क्या होगा, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वाट यू आर रीडिंग नाउ। जो आप अब पढ़ रहे हैं उस समय अगर ऐसा आपके साथ हुआ होता तो क्या आप पढ़ पाते, आप कैसा फेस करते, ये अपने पर आप खुद समझिए लेकर के। पब्लिक फैसिलिटीज़ आपका ये एक प्रकार से ये लास्ट टॉपिक, या इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, 2 टॉपिक बचा हुआ है। तो देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या है। तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि इनकम होना ही आपका डेवलपमेंट हो जाना नहीं होता है, बल्कि आपके कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं, उनका भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी डेवलपमेंट का होना हो सकता है। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इज हरियाणा हैज़ मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशियल एरियाज़। तो पीछे हम देख चुके हैं कि हरियाणा का इनकम हो जाना ही वहाँ का डेवलपमेंट होना नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ सेंटर का भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी डेवलपमेंट वहाँ पर हो सकता है। मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव। तो मनी से ही हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है, जो कि डेवलपमेंट का आधार हो सकता है। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज़ नॉट ए कंप्लीट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विस दैट सिटीजन आर एबल टू यूज़। तो इनकम के थ्रू हम अधिक से अधिक मटेरियल गुड्स का कंजम्पशन करने से ही हम डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि कुछ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ भी है, वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को भी रिक्वायरमेंट होना बहुत अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मनी के थ्रू आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और इंश्योर दैट यू गेट अंडर अनअडल्टरेट मेडिसिन। या आपके पास मनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं मेडिकल स्टोर पर गए तो आपको जो ओरिजिनल जो है मेडिसिन है वो भी मिल सके, वहाँ भी आपको धोखाधड़ी मिल सकता है। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स। भले ही आपके पास सब कुछ हो, लेकिन किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी टीचर को अच्छा जॉब मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे कम्युनिटी की ओर जाना पड़ता है, या आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। हायर एजुकेशन लेने के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर मुंबई, कर्नाटक या BHU या कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक कम्युनिटी के जहाँ पर आप रह रहे हैं वो कम्युनिटी को छोड़ करके अदर कम्युनिटी में जाना पड़ता है। मनी may also not be able to protect you from infectious diseases।
तो देखिए इस समय जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना इन्फेक्शन का, तो उसमें मनी से आपको क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मनी आपका हर क्राइटेरिया नहीं हो सकता है कि आपको हर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे। अनलेस द होल ऑफ़ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप, जब तक कि आपको पूरा समुदाय, आपका समाज प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेता है, तो मनी होने से ही आपको ये संक्रामक बीमारी से मुक्ति नहीं मिल सकती है। Actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods or service collective. Just तो आप वस्तुतः अगर देखें, एक्चुअली में सच समझें तो जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपके लाइफ में है, आप समझते हैं कि उसका हम बेस्ट वे यूज कर सकते हैं, अच्छी तरह से चीपेस्ट वे से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको कलेक्टिव फॉर्म में मिले, यानी अगर समुदाय में अगर वो हम यूज करते हैं, उनको साथ साथ लेते हुए यूज करते हैं, तो हम उसका अधिक अच्छी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन उनको अगर अलग से ही अपना ही सिर्फ सोचें कि हम ही केवल यूज कर लें, बाकी समुदाय के सभी लोग वंचित हो जाएं, तो आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना होता है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव दिस वन सिक्योरिटी मैन। अगर ये सोचें कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि अगर एक समुदाय को सभी को सिक्योरिटी की आवश्यकता हो, तो उसमें दो फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। क्या दो फॉर्मेट देख सकते हैं? पहला, अगर हम स्वयं चाहें को अलग से हम सिक्योरिटी गार्ड को लगवा लें तो बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरा, अगर सोचें कि एक ही सिक्योरिटी गार्ड अगर एबल है पूरे समुदाय को जो है देख रेख करने के लिए, उनको केयर करने के लिए, तो वो आपको चीपर पड़ेगा आपको सेल्फ जो है सिक्योरिटी गार्ड रखने की तुलना में। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो समुदाय के लेते हुए अगर हम देखें कि वो सुरक्षा जो हमें मिलनी चाहिए समुदाय के साथ साथ, वो कितनी सस्ती पड़ जाती है, और उसको अकेले ही अगर हम कंज्यूम करना चाहें, वो सर्विस को लेना चाहें, तो वो कितनी महंगी हो सकती है। तो ये आपके इनकम से ही आपको डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि अगर काम वही चल जाता है चीपेस्ट में, तो वही चलाना चाहिए, न कि हमें पंपाइन शो करना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिखाना चाहिए। What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? अगर ये मान लें कि आपके गांव में या लोकेलिटी में कोई भी आपके सिवाय पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या होगा? भाई सोचिए, अगर आप ही पढ़ने के लिए गांव में ज़्यादा इच्छुक हैं और लोग गांव के नहीं इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, तो क्या होगा? वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप पढ़ने के योग्य हो जाएंगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। इसके अलावा आपके पेरेंट्स भी अनेबल हैं आपको प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के लिए, तब आप कैसे फेस करेंगे या आप क्या करेंगे? सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रेन आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मेनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. So you are actually able to study, क्योंकि आप ही मान लीजिए वहाँ पर पढ़ने के लिए सक्षम है, यानी समर्थित हैं। इसका पीछे क्या कारण है? बिकॉज मेनी अदर चिल्ड्रेन आल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज मे people believe that the government should open school and provide other facilities so that all children have a chance to study. तो आप वहाँ जागरूक हैं, पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो और भी लोग हैं आपके समुदाय में, अगर वो पढ़ने के माहौल नहीं पा रहे हैं, तो सोचिए कितना बुरा कंडीशन उन लोगों का होगा भविष्य में। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि अधिक से अधिक स्कूल को ओपन करे और प्राइवेट सेक्टर के भी लोग अधिक से अधिक इसमें हिस्सेदारी पार्टनरशिप करें या पार्टिसिपेट करें, जिससे कि अधिक से अधिक पब्लिक फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज हो, अधिक से अधिक लोग एजुकेटेड हों, लिटरेट हों, और उनका भविष्य के में डेवलपमेंट के मार्ग पर अग्रसर हों। इवन नाउ इन मेनी एरियाज़, अगर देखें
कि कई क्षेत्रों में चिल्ड्रन पार्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हजंट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। तो बहुत ऐसे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं, पार्टिकुलरली अगर गर्ल को ही ले लें तो वो एबल नहीं होती है या उनको माहौल नहीं मिलता है, सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं मिलता है कि वो हाई स्कूल में पढ़ लें यानी इंटर में पढ़ लें। गवर्नमेंट सोसाइटी में वो अधिक से अधिक सुविधाओं का यूज करें या गवर्नमेंट अधिक से अधिक उनको सिक्योरिटी दे, अधिक से अधिक जो एजुकेशन के माहौल दे कि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर बॉयज़ के साथ पढ़ सकें, कुछ कर सकें। ये भी सुविधाओं को उपभोग करने के लिए उनको अधिक से अधिक माहौल देना चाहिए। केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हम लोग ऊपर क्या देखे थे, केरला में कम से कम शिशु मृत्यु दर था। इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सेंटर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। और क्या दिखाता है, ये प्रावधान दिखाता है कि वहाँ पर पर्याप्त क्या था, हेल्थ सेंटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ स्टेबलाइज थी। सिमिलरली इन सम स्टेट्स, अगर इसके साथ साथ समान रूप से देखें कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम जो है फंक्शन वेल है। PDS सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट का जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सोशल वेलफेयर के थ्रू, जैसे कि कोटे पर खाद्यान्न वितरण करना, LPG गैस सब्सिडी प्रोवाइड करना, हेल्थ के लिए जो भी प्लानिंग लाना और कई ऐसे फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये PDS सिस्टम है। ये आपको हेल्थ, एजुकेशन और भी भविष्य में सिक्योरिटी प्रदान करती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइक टू बी बेटर। तो देखते हैं जैसे केरला में हेल्थ और न्यूट्रिशनल सिस्टम जो था वो कितना अच्छा था, जिससे वहाँ के लोग स्वस्थ थे और ज़्यादा शिक्षित थे। तो बेटा आपका ये जो भी वर्क है इसको मैं पहले भी कई डिस्कशन कर चुका हूँ, यानी इसको मैं एग्ज़ाम आपका क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ। एक्टिविटी है जो आप उसको देख लीजिए। तो एक्टिविटी में आप देख ही रहे हैं कि कैसे मेल और फीमेल कितने परसेंटेज आपका वहाँ एजुकेशन लेवल है वो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अपना। तो बेटा अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बताना है, इसका मेन क्राइटेरिया 3 ही होता है। ये आपके विश्व बैंक UNDP द्वारा आपको ये संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, HDR रिपोर्ट जो होता है वो किसी कंट्री के अंदर जो भी कंट्री के अंदर व्यक्तियों का एक रिपोर्ट तैयार करता है कि किस कंट्री में किस कंट्री के व्यक्ति अधिक डेवलपमेंट हैं, यानी उनको रिपोर्ट में अच्छा कंडीशन या बुरा कंडीशन बताता है। तो HDR रिपोर्ट जो होता है वो 1990 में पब्लिश किया गया और महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा ये आपका HDR रिपोर्ट पब्लिश किया गया। लेकिन ये UNDP इंस्टीट्यूशनल के थ्रू ही पब्लिश किया जाता है और UNDP आपका 22 नवंबर 1965 को स्टेबलाइज़ किया गया था और उसी में HDR रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। यानी आपके UNDP इंस्टीट्यूशनल पहले स्टेबलाइज़ किया गया था 1965 में और उसी के थ्रू HDR या HDI रिपोर्ट जो 1990 में पब्लिश किया गया, उसके पब्लिशर यानी जो पब्लिश किए महबूब उल हक थे और अमर्त्य सेन जो अपने भारत के अर्थशास्त्री थे वो उनके सहयोगी थे। तो इसके अंतर्गत बेटा 3 क्राइटेरिया आता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने के लिए। आपका HDR रिपोर्ट या HDI रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसके अंतर्गत 3 क्राइटेरिया है किसी कंट्री के डेवलपमेंट मेजरमेंट करने के लिए। आपका फर्स्ट है एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, सेकंड है हेल्थ स्टेटस और थर्ड है पर कैपिटा इनकम। यानी एजुकेशन लेवल उस कंट्री के पीपल के क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है और उनकी परचेजिंग पावर ऑफ कैपेसिटी यानी पर कैपिटा इनकम, जो एवरेज इनकम हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके थे किसी कंट्री के मेजरमेंट करने के लिए कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। तो एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के थ्रू ही HDI या HDR रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ टेबल 1.6 में हम लोग क्या देख रहे हैं,
हम लोग देख रहे हैं कि जो डाटा दिया गया है वो इंडिया और उसके पड़ोसी कंट्रीज से रिलेटेड है। उसमें एचडीआर रिपोर्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इंडिया से बेटर श्रीलंका का है। ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय जो होती है वो किन कंट्री की क्या कंडीशन है, किस देश में जो ग्रॉस नेशनल इनकम होता है किसका अधिक अच्छा पोजीशन है, किसका कम पोजीशन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेट, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया की तुलना में और किस कंट्री की बेटर है, किसकी कम कंडीशन अच्छा है। तो 75% आप देख रहे हैं श्रीलंका का, इंडिया का आपका 68 है। श्रीलंका आपको हर मायने में इंडिया से बेटर कंडीशन है, चाहे उसका ग्रॉस नेशनल इनकम हो जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देखें, या उसका स्कूल में जो समय है एजुकेशन गेनिंग का, शिक्षा ग्रहण करने का, वो लेवल भी देख लीजिए। आपका 25 साल के एज में कितना जो है टाइम आप स्कूलिंग में बिताए हैं ये दिखा रहा है। या पूरा टोटली अगर हम एचडीआई रिपोर्ट देखें तब भी हम देख सकते हैं कि लास्ट में जो दिखाया गया है जिसका एचडीआई रैंक जितना कम होता है उतना ही अच्छा कंडीशन दिखाता है। तो यहाँ 76 से हम लोगों से बढ़िया कंडीशन श्रीलंका का है, लेकिन यह आपका 2017 का डाटा है। इसको आप कंपेयर करिए कि कौन सी कंट्री अपने इंडिया से एक तुलना में अच्छा कंडीशन में है या बुरा कंडीशन में है। तो इसको हम लोग इस टेबल 1.6 के थ्रू देख सकते हैं। तो बेटा कुछ इसमें मैं बताना भी चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इसेंशियल टॉपिक है एचडीआई। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक रह जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको भी मैं फाइनली समाप्त करूँगा आज। तो देखते हैं एचडीआई क्या होता है। एचडीआई स्टैंड्स फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए ये प्रतीत होता है, ये मेजरमेंट किया जाता है। एचडीआई रैंक्स इन एबव टेबल आर आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। तो अभी तक तो हम लोग 188 कंट्रीज़ के में ही एचडीआई रिपोर्ट को तैयार करते थे, यानी एचडीआई रिपोर्ट 188 कंट्रीज़ का निकाला जाता था। लेकिन अब 2018 में एक कंट्री नाइजर एक्स्ट्रा ऐड होने से अब टोटल 189 कंट्रीज़ हो गया है एचडीआई रिपोर्ट में। तो इसमें अगर हम देखें तो लास्ट में नाइजर ऐड हुआ है और भारत का इस समय 2019 में एचडीआई रिपोर्ट 129 हो गई है, जबकि 2018 में 130 थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो होता है वो क्या होता है, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम बर्थ। तो टाइम बर्थ समय में कितना उनका जीने का आशा होता है, प्रत्याशा होता है, वह दिखाता है। तो इंडिया में 2016 में 68.56 ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, रेट था। अब अगर अमेरिका में देखें तो कहीं इससे अधिक, यानी 78.69% लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। यानी भारत में जीने की आयु की आशा 68, अमेरिका में जीने की आय की आशा जो लगाए बैठते रहते हैं लोग 78। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भारत में 68 है जबकि अमेरिका में 78 है। और लिटरेसी रेट इंडिया का इस समय जो है 2019 मान चलिए, इस समय करंट टाइम 74% है। तो बेटा अब लास्ट में आपका रह गया ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसको देखते हैं। बाकी आप खुद ही कंपेयर करिएगा इस डाटा से कि कौन सा कंट्री की अपने कंट्री इंडिया से बेटर कंडीशन में है, क्योंकि ये आपके नाइबर कंट्रीज़ हैं। तो इसको आप देखिए और कंपेयर करिए कि एचडीआई रिपोर्ट में क्या क्या आते हैं और उनमें से कौन सी कंट्री बेटर कंडीशन में है, कौन सी कंट्री उससे लो कंडीशन में है। तो लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आपके डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना होता है। तो जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं, चाहे रिन्यूएबल हों चाहे नॉन रिन्यूएबल हों। तो रिन्यूएबल में वाटर हो गया और भी रिसोर्स है यहाँ होते हैं, तो वो एक प्रकार से जब उसका उपयोग करते हैं तो वो अपने हिसाब से काल चक्र में खुद ही वो क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर उनके एक सर्कल में जो बनता है फिर से वो मतलब उनका अस्तित्व ख़त्म होता है, फिर ऑटोमेटिक वो बन जाते हैं।
अगर वो सर्कल की टाइमिंग जो बनते हैं उतने से अधिक टाइम उससे कम टाइम में हम अधिक से अधिक उपभोग कर ले रहे हैं, जितना वो रिन्यूएबल होने में लगाते हैं, तो एक समय हो सकता है कि हम उनका अधिक से अधिक ओवर यूटिलाइजेशन कर लें, और जो टाइमिंग होता है उनको रिन्यूएबल होने में, अगर उतने टाइमिंग के भीतर वो रिन्यूएबल नहीं हो पाते हैं तो हमें भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको भविष्य की पीढ़ी को ध्यान देते हुए ही उपभोग करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत जल्दी ही बहुत तेज़ी में उनका ओवर यूटिलाइजेशन कर लें, उनका अस्तित्व ख़त्म हो जाए और वो रिन्यूएबल ना बन पाए। और एग्जांपल सेकंड है एग्जॉस्टेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, वो भी क्या है, हमारे रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनको भी अधिक ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में हम लोग उसके उपभोग से वंचित हो सकते हैं। इसलिए जो भी कंट्री है, चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो, जो भी हैं उनको ऐसा उपभोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उपभोग कर सकें। तो बेटा इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कोई विशेष है नहीं, ये आप पढ़ सकते हैं कि आने वाले समय में इन रिसोर्सेज का क्या वैल्यू है। अगर ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो 50 साल में 100 साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो भविष्य में हम इनसे उपभोग से वंचित हो सकते हैं। तो ठीक है, हाँ, तो हर देश का यहाँ जो दिया गया है, मिडिल ईस्ट यूएसए और वर्ल्ड का, आप इसको देखिए कि कितना टन है और कितना भविष्य में वो चलने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।